So hello, hi everyone. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our course in which we are covering Indian economy by संजीव वर्मा. So आज के सेशन की गाइस अगर हम बात करें तो as you all know फिलहाल हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें हमने आधा पोर्शन इसका कवर कर लिया था, समझ लिया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में रहा और कैसे पब्लिक सेक्टर को जो है हमारी सरकार ने शुरुआत के टाइम पर ज्यादा प्रमोट किया. तो टिल देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, यानी कि 1991 से पहले क्या जो भी कुछ चीजें हुई उन सबको हमने यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर लिया है. आज के सेशन की गाइस अगर हम बात करें तो बेसिकली पोस्ट 1991 क्या क्या चीजें हुई उन सबको हम देखेंगे, जिसमें हम लिबरलाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे, इसके फायदों को भी देखेंगे और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी देखेंगे कि क्या सब चीजें हुई. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए. इंफॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए कुछ नए बैचेस लेकर के आया है 2021, 2022 और 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि 8 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं. 2021 के लिए स्पेशल 6 मंथ्स का बैच अनअकैडमी लेकर के आया है, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपके कवर कराए जाएंगे. लास्ट मिनट का अल्टीमेट रिवीजन आपको कराया जाएगा और थ्रू आउट द ईयर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब यहाँ पर आपको कवर कराई जाएंगी. 8 फरवरी से यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं. बाइलैंग्युअल हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में ये रहेंगे. इसके अलावा 2022 की हम बात करें तो 1 ईयर का जीएस बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आया है, जिसमें प्री कम मेंस दोनों का सिलेबस आपका कवरेज होगा. टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और पीडीएफ स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा. सेम बेनिफिट सेम फीचर्स के साथ 2 इयर्स का बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आया है 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए. ये भी 8 फरवरी से शुरू हो रहा है. और इसके अलावा कुछ स्पेशल बैच यहाँ पर अनअकैडमी लेकर के आया है एनसीईआरटी के लिए. देखिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वे में एनसीईआरटी कवरेज कराया जाएगा, टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे और एक करेक्ट फाउंडेशन को बनाने में आपकी हेल्प होगी. तो प्लीज जाइए जाकर इन बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करिए, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए. अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान है. बात करें 2 ईयर यानी कि 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी 72,000 और जब आप यूज करेंगे रैंक 10 हमारा रेफरल कोड, तो उसमें आपको 7200 यानी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और अल्टीमेटली जो अमाउंट आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा वो रहेगा 64,800. तो मंथली अगर आप एवरेज लगा करके देखें 24 मंथ्स के हिसाब से तो तकरीबन 2700 रुपीज पर मंथ का एवरेज आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, जो कि काफी इकोनॉमिकल है. तो प्लीज जाइए अनअकैडमी प्लस को प्लीज जाइए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, यूज करिए हमारा रेफरल कोड रैंक 10. बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस हमारे आज के सेशन की. ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन. देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है. ठीक है, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि भाई इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल रहता है. हमने ये सब चीजें देख ली थी कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हर एक चीज को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर के डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन यस्टरडे सेशन, जो प्रीवियस सेशन था हमारा. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, ऑनरशिप के बेसिस पर, स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, इंटेंसिटी के बेसिस पर, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरुआत में हमारी सरकार ने पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों करा, उन सब चीजों को हमने देखा. व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, वी हैव डिस्कवर्ड ऑल ऑफ देम. आफ्टर दैट हमने यहाँ पर देखा कि भाई प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से क्या क्या फायदे हुए हमें, अचीवमेंट्स क्या रहे पब्लिक सेक्टर के, क्या ड्रॉबैक्स रहे, दिक्कतें कहाँ आई. और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जो कि बेसिकली प्री 1991 यहाँ पर रही, यानी कि 1991 के पहले जो हुई थी, 1991 से पहले जो हमारी भारत सरकार में यहाँ पर लाई गई. ठीक है, तो उन पॉलिसीज के अंदर हमने बेसिकली क्या देखा था कि जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको कहीं ना कहीं मोनोपोलाइज करा गया. ठीक है, और यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर दबाया गया. ठीक है, तो टिल 1991 इस तरीके का सिनेरियो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा था. तो अगर आप समराइज करें, यहां पर समझने की कोशिश करें, तो प्री 1991 जो पॉलिसीज थी हमारे पास वो हाईली रेगुलेटेड थी, रेजिमेंटेड ओरिएंटेड थी और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वो बहुत ज्यादा था. तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब देखेंगे आगे की तरफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 वाली पॉलिसी को समझेंगे. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कैसा रहा फ्यूचर में 1991 पॉलिसी के अंदर, उसको देखेंगे.
और साथ में देखेंगे जो भारत सरकार नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई 2011 में, उसका क्या बेनिफिट रहा, और एट द एंड यहाँ पर हम समझेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या काम करे, और 2020 की रिपोर्ट के कंपेयर अगर आप देखें तो क्या हमारी अचीवमेंट्स हुई। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से। ओके तो अगर प्रीवियस सेशन के अंदर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज अपना डाउट कमेंट सेक्शन में एक बार आप मेरे से पूछ लीजिए। अब देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की यहां पर अगर हम बात करें तो 1991 भारत के इतिहास में, भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा लैंडमार्क या कहें मोस्ट हाईलाइटेड इवेंट माना जाता है। कैसे लैंडमार्क कैसे माना जाता है कि देखिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहां पर हुई उसने कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो एक रूप था, जो उसका बेसिकली एक स्ट्रक्चर था, उसे पूरी तरीके से बदल करके रख दिया यहां पर। तो उसके लिए बकायदा सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह यहां पर लगाए गए, जो रेगुलेशंस बनाई गई, उससे काफी ज्यादा फायदा हमें हुआ। अब देखिए यहां पर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें तो इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है, और साथ में पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन भी कहा जाता है, या अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो एंड ऑफ लाइसेंस एंड परमिट राज सिस्टम भी यहां पर बोला जाता है कि भाई लाइसेंस राज खत्म हो गया, परमिट राज खत्म हो गया, बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल यहां पर खत्म हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम यहां पर हमें मिलती हुई देखने को मिली। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप यही 3-4 चीजें उसको बताते हैं, बट अगर हम यहां पर देखें तो ये हुआ कैसे, सरकार ने करा कैसे, थोड़ा सा अब हम उसको यहां पर समझेंगे। तो देखिए जैसे कि हम अब तक देख रहे थे कि 1991 से पहले जो हमारी सरकार थी, ब्यूरोक्रेसी थी, उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। हर एक चीज के लिए प्राइवेट सेक्टर को यहां पर जो है अपना लाइसेंस लेना पड़ता था, बकायदा अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। बट कहीं ना कहीं इन सब चीजों से क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही थी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, जिस वजह से सरकार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आई 1991 की। तो जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं श्री मनमोहन सिंह जी, 1991 में जो है पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी एंड ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, और आज की डेट की अगर हम बात करें जो हम इतना ज्यादा कहीं ना कहीं कैपेबल हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी से हम आज की डेट में इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर आ रहे हैं, तो उसके पीछे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई ये जो पॉलिसी थी बेसिकली ये जो हमारे बिजनेसेस वगैरह हैं उनको एक तरीके से फ्रीडम देने की यहां पर बात करती थी। और कहीं ना कहीं फ्रीडम कैसे दी जाएगी, तो जो एरियाज कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे उन एरियाज को डी रिजर्व करा गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल को बढ़ाया गया, और साथ में यहां पर अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करा गया। तो आप यहां पर कह सकते हैं जो एमआरटीपी और फेरा जैसे एक्ट थे उनको यहां पर खत्म करा गया। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था फंक्शनिंग के ऊपर प्राइवेट सेक्टर की, उसको यहां पर कम करा गया, और इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिसीज के अंदर काफी सारे चेंजेस यहां पर हमें देखने को मिले। साथ में अब तक क्या होता आ रहा था 1991 तक, हर एक चीज की लेकर के, शुगर से लेकर के सीमेंट, सीमेंट से लेकर के आयरन, हर एक चीज के प्राइस जो है गवर्नमेंट तय करती थी। इसके लिए क्या करा गया, प्राइस रेगुलेशंस के लिए नई चीजें लाई गई, मार्केट के बेसिस पर, डिमांड सप्लाई के बेसिस पर जो है इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइस वगैरह डिटरमिन करे जाने लगे। अब इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप बात करें तो कंपटीशन बढ़ा मार्केट के अंदर। ठीक है, कंपटीशन यहां पर बढ़ा, और उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज को लिबरल करा गया, चेंजेस करे गए ताकि इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को काफी तेजी के साथ यहां पर करा गया। ठीक है, तो देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो 3 ब्रॉड एरियाज के ऊपर फोकस करती थी। कौन कौन से थे वो 3 ब्रॉड एरियाज, पहला था यहां पर लिबरलाइजेशन, दूसरा था यहां पर प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा था यहां पर ग्लोबलाइजेशन। इसी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहां पर देखने को मिली हमारी इकोनॉमी के अंदर, और इनका काफी ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिला हमारे
और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी, ठीक है। अब देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से जो सब हुआ वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, क्योंकि हमारे लिए लिबरलाइजेशन फिलहाल मेन है। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब रहा? लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि देखो जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है, लाइसेंसिंग सिस्टम चल रहा है, उसको बेसिकली यहाँ पर डिस्पेंस कर देना, खत्म कर देना, फ्रीडम देना प्राइवेट सेक्टर को। इंडस्ट्रीज जो है ना तो उन्हें अब लाइसेंस की जरूरत थी और ना ही कुछ खास रजिस्ट्रेशन की नीड थी। बेसिकली ट्रांसपेरेंट जो चीजें हैं उनको स्मूथ करा गया। डी लाइसेंसिंग जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर। और देखिए इसी लाइसेंसिंग सिस्टम से ना काफी ज्यादा करप्शन भी था कंट्री के अंदर। अब करप्शन की वजह से क्या होता था, मान लो किसी को एक स्मॉल इंडस्ट्री लगानी है, छोटी इंडस्ट्री लगानी है, उसके पास है ही 10 लाख रुपए। अब उसको पैसे ही लाइसेंसिंग में इतने ज्यादा खर्च करने पड़ जाते थे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता था, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता था। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए डी लाइसेंसिंग को करा गया, यानी कि अब लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं रही ज्यादा से ज्यादा। हालांकि जो दो एरियाज थे जैसे कि एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, उनको बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला नहीं गया। बाकी हर एक सेक्टर को ऑलमोस्ट खोल दिया गया, बट एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज को बिल्कुल भी नहीं खोला गया, बिकॉज ये एरियाज कहीं ना कहीं सरकार अपने पास रखना चाहती थी। इसके अलावा लाइसेंस की जो है कुछ जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं, सर्टेन एरियाज जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू में क्रिटिकल होते हैं, जैसे कि किसी को मान लीजिए फायर के आर्म्स एंड एमिनेशन बनाने हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाने हैं, पटाखों की जो फैक्ट्री होती है, ड्रग्स की कोई फैक्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स की कोई फैक्ट्री है, कोल माइनिंग को लेकर के, डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के, या लिकर को लेकर के अगर कुछ भी बनाना है, तो इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आज भी है। अगर आपको एक ब्रूअरी भी लगानी है, अगर आपको एक ड्रग कंपनी भी खोलनी है, तो आपको सरकार से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज पब्लिक सेफ्टी। लाइसेंस होगा तो पब्लिक सेफ्टी कहीं ना कहीं यहां पर रहेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी यहां पर फोकस करा गया। तो बेसिकली आप यहां पर कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन क्रिटिकल एरियाज को छोड़ करके हर एक एरिया में जो है डी लाइसेंसिंग करी गई, लिबरलाइजेशन जो है वहां पर करा गया। बाकी एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज को वहां पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए ओपन नहीं करा गया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा पहले क्या होता था कि हर एक आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मिनिस्ट्रीज वगैरह से अप्रूवल लेना है, बहुत सारे टंटे होते थे, लाइसेंस लेना है बकायदा। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि देखिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है, मान लो अब देखो जैसे एमिनेशन की इंडस्ट्री है, एक्सप्लोजिव्स की इंडस्ट्री है, ठीक है, या अगर आप कोल माइनिंग की इंडस्ट्री का है, कहीं ना कहीं इनका क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो एनवायरमेंट के ऊपर जो इनका इंपैक्ट पड़ेगा उसको लेकर के सिर्फ इनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस की जरूरत थी। पहले इन लोगों को लाइसेंस चाहिए होता था, ठीक है, बट अब क्या कह दिया गया कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस लो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से, या कोई जो भी डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आप उनसे क्लियरेंस ले लो। जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी को कोल माइनिंग इंडस्ट्री लगानी है, तो बकायदा उसको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, कोल मिनिस्ट्री से कहीं ना कहीं क्या चाहिए होगा, एक तरीके से क्लियरेंस चाहिए होगा, दैट्स इट। तो चीजों को थोड़ा सा स्मूथ करा गया ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई जा सके, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाई जा सके, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों ने यहाँ पर क्या किया कि भाई जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको और ज्यादा बढ़ाया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंडिया के अंदर दोनों बढ़ी, जिस वजह से हमारा जीडीपी भी बढ़ा और बाकी सब चीजें भी यहाँ पर हमें देखने को मिली। बाकी फर्दर अगर हम यहाँ पर बात करें एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, देखिए हुआ गया, जो लिबरलाइजेशन जब यहां पर हुआ तो जैसे कि पहले आपने देखा था कि अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करना है, किसी प्राइवेट कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन भी करना है, तो उसके लिए भी यहां पर रेस्ट्रिक्शंस थी, लाइसेंस लेना था बकायदा। अब उन सबको भी यहां पर खत्म कर दिया गया। देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कैपेसिटी एक्सपेंशन एज वेल एज ऑन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। कह दिया गया कि भाई अगर आप अभी जूस बना रहे हो तो आप उसमें सॉफ्ट ड्रिंक भी बनाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है, बट हाँ अगर आपको लिकर बनाना है, वाइन बनाना है, तब आपको यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हुई। तो बेसिकली सरकार ने क्या करा, रास्ता साफ कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए कि प्राइवेट सेक्टर जो है बिजनेस के ऊपर फोकस कर सके, और मिनिमल ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल यहां पर कर दिया गया। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं बाबू राज जो था ना उसकी समाप्ति हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली ऑन पेपर्स। बट देखिए रियलिटी के अंदर हम यहां पर बात करें तो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी अगर आप कोई काम कराने जाते हैं और अगर आपको लाइसेंस लेना है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ क्लियरेंस भी चाहिए,
इनफैक्ट अगर आपके पूरे के पूरे पेपर्स भी क्लियर है तो देयर आर सर्टेन एरियाज, सर्टेन पीपल इन द गवर्नमेंट सेक्टर जो कि कहीं ना कहीं उस अपनी पोस्ट का, अपनी पावर का गलत उपयोग करते हैं। और देखिए, मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं कि जो सरकार है, चाहे पहले की सरकार रही हो या अब की सरकार रही हो, लॉज पॉलिसीज बहुत अच्छी बनती हैं हर साल, हर बार इनफैक्ट। और वो पॉलिसी हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा रेडिकल रिफॉर्म्स ला सकती है, इतनी जो कैपेसिटी है उनके अंदर होती है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग होते हैं वो यहाँ पर काम जो है खराब करते हैं, चाहे करप्शन का मैटर हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग हो, हर एक चीज के अंदर लेकर के। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझने की नीड है, ठीक है। कुछ कमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे चलेंगे। स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, ऑल्सो आफ्टर 1991 कैपिटलिज्म फोकस ऑन डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी। देखिए, हुआ डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, हुआ क्यों? क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो उसकी कंपेरेटिवली कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे को जो हमारा इंडियन रूपी था उसका डिवैल्यूएशन भी होता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा मेजर लिबरलाइजेशन वाज ऑन ट्रेड पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। ट्रेड को लेकर के काफी ज्यादा ध्यान रखा गया चीजों के बाद, ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंस वर अलाउड टू बी फ्रीली इंपोर्टेड, यस। इस तरह की काफी सारे चेंजेस वगैरह यहाँ पर करे गए ताकि चीजें जो है स्मूथ हो जाए, बिजनेसेस जो है स्मूथ हो जाए, फालतू के चक्रों में उनको ना पड़ना पड़े। तो ये सब काम यहाँ पर कहीं ना कहीं करे गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीजें कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए जो ये इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 की, वो एक वरदान की तरह थी, एक बून की तरह थी, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप मेरे से पूछ लीजिए। चीजें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ने प्राइवेट सेक्टर का रोल तो डिटरमिन करा ही करा, बट साथ में पब्लिक सेक्टर का रोल भी डिटरमिन कर दिया। कुछ लोगों का कहना उस टाइम पर यह था कि भाई जो पब्लिक सेक्टर है उसके पर काट दिए गए, उसका स्टेटस को डाइल्यूट कर दिया गया, बट इस तरह की कोई चीज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि देखिए यहां पर क्या करा गया, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के काम करें, चीजों को क्लैरिफाई कर दिया गया, ठीक है। और साथ में कहीं ना कहीं जो ये पॉलिसी थी वो पब्लिक सेक्टर को अंडरमाइन करने के लिए नहीं थी, उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन करने के लिए नहीं थी, बट पब्लिक सेक्टर के रोल को डिफाइन करने के लिए थी कि भाई आपका ये रोल रहेगा और आप जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके यहां पर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के अंदर भी काफी सारे चेंजेस करे गए, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना, मैनेजमेंट को प्रॉपर करना, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हुई। जैसे कि अगर हम बात करें तो वेलफेयर ओरिएंटेशन से थोड़ा सा कमर्शियल लुक दिया गया कि भाई अब काम काज भी करो, थोड़ा सोशल वेलफेयर बहुत हो गया, अब थोड़ा सा कमर्शियली आप यहां पर बिहेव करो। देखिए आज की डेट में क्या होता है, जब हम बैंकों में जाते हैं, बैंक्स के अंदर जाते हैं, प्राइवेट बैंक में जाते हैं और उसके बाद पब्लिक बैंक में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आकर के क्या कहते हैं कि यार पब्लिक बैंक वाले ना कमर्शियल नहीं है, दे आर नॉट प्रोफेशनल, ठीक है, ये चीज हम बोलते हैं। बट आज की डेट में आप देखिए जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही हैं, जैसे जैसे नए लोग आपको देखने को मिल रहे हैं बैंक्स के अंदर, ठीक है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, एमबीए पीपल्स आ रहे हैं, तो दे आर मोर टुवर्ड्स द कमर्शियलाइजेशन, दे आर मोर टुवर्ड्स द प्रोफेशनलिज्म। हाँ, बाकी आज की डेट में भी आपको दो चार वो बाबू टाइप लोग अभी भी बैंक्स के अंदर आपको मैनेजर बने हुए या ब्रांच मैनेजर, सब मैनेजर बने हुए, डेप्टी मैनेजर बने हुए देखने को मिलेंगे। बट स्टिल फिर भी धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर भी अब जो है क्या हो रहा है, कमर्शियलाइज हो रहा है और प्रोफेशनलिज्म की तरफ ध्यान जा रहा है उनका। तो ये सब चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर के रोल को डिटरमिन करा गया कि भाई प्रोडक्शन ओरिएंटेड छोड़ करके अब आप थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दो, प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म को लेकर के यहाँ पर बात करी गई, फंक्शनल ऑटोनॉमी वगैरह दी गई। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनीज को मिनी नवरत्न, नवरत्न, महारत्न जैसी कंपनीज को एक फ्रीडम दिया गया कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस जो है उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हुई ताकि रिफॉर्म्स जो है बेसिकली पब्लिक सेक्टर के अंदर भी यहाँ पर करे गए। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए मर्जर को लेकर के भी बात करी गई कि भाई जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा। काफी सारी ऑयल कंपनीज को मर्ज करा गया, नेशनलाइज्ड बैंक्स को मर्ज करा गया ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनकी जो कंपिटिटिविटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़े। ये सब हुआ। ओवरसीज एक्विजिशंस करने का उनको परमिशन दे दिया गया ताकि जो है ग्लोबल प्लेयर्स बन सके हमारी कंपनीज। साथ में ज्वाइंट वेंचर्स की बात करी गई कि भाई प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर के काम करें ताकि कंपटीशन भी बढ़े, मेरिट भी बढ़े। ये सब चीजें हुई। कहीं ना कहीं मोनोपोली स्टेटस को डाइल्यूट करा गया कि भाई मोनोपोली कम करी जाए।
ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिली। और इसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर को कॉम्पिटिटिव, प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने को लेकर के यहाँ पर काम किया कि भाई यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइम ये है कि जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर है अब तक, वो अब जो है कैपिटल इन्फ्यूजन की तरफ ध्यान दे, कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ ध्यान दे, प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान दे और एफिशिएंसी के साथ जो है प्रॉफिट बनाने का काम यहाँ पर करे। तो कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जितनी ज्यादा डेट्रीमेंटल हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए थे, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पब्लिक सेक्टर के लिए भी यहाँ पर थी। ओके, तो ये था गाइस अब तक का हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, जिसको भी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कैसे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में उसने एक अलग अलग यहाँ पर काम किया, क्या रोल उनका रहा। ये सब चीजें हमने समझ ली। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अपना फीडबैक देते रहा करिए ताकि विदाउट एनी हेजिटेशन में आगे चलता रहूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं तो बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, कि आप लोगों को समझ आ भी रहा है या नहीं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, आप लोग मेरे से पार्टिसिपेट करिए और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए साथ साथ। ओके, तो देखिए यहां पर क्या था, बात हुई मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। अब भारत सरकार ने 2011 में क्या करा, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भारत सरकार लेकर के आई, ठीक है। और इस पॉलिसी का काम क्या था कि भाई इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए ज्यादा से ज्यादा। 15 साल का टाइम पीरियड लिया गया, 2011 से लेकर के 2025 तक की बात करी गई कि भाई 2025 तक हम क्या करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 12 to 14% जो है उसको ग्रो करेंगे। साथ में जो जीडीपी है हमारा, नेशनल जीडीपी 2025 तक, उसके अंदर तकरीबन 1/4 यानी कि 25% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होगा। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स के साथ यहां पर काम करा गया। तो बात अगर हम करें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के ऑब्जेक्टिव्स की, पहले ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, फिर देखेंगे सरकार ने क्या क्या काम करा, किस किस एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करा गया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि भाई 2025 तक जो हमारा नेशनल जीडीपी है उसके अंदर तकरीबन 25% का कंट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है। 12 से 14% को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने की बात करी गई। साथ में जॉब क्रिएशन को लेकर के बात करी गई कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जॉब हम क्रिएट करें, तकरीबन 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स 2025 तक बनाने की यहां पर बात करी गई। स्किल डेवलपमेंट की यहां पर बात करी गई। रूरल माइग्रेंट और अर्बन पुअर जो एक कॉन्सेप्ट थे उनको बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ की यहां पर बात करी गई, ताकि चीजें बेनिफिट्स लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मासेस तक यहां पर पहुंचे। साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाने की बात करी गई ताकि उसका डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और ज्यादा बढ़ सके, फोकस करा जा सके। स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स को देख करके काम यहां पर किया गया। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया गया कि भाई जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो और कंट्रीज के साथ ग्लोबली कंपीट कर पाए, ये सब काम यहां पर करे गए। सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखा गया कि भाई थोड़ा सा एनवायरमेंट को लेकर के हम काम करें, एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके सस्टेनेबल वे में यहां पर काम करें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम अपनी बनाएं वो इस तरीके से बनाएं कि वो सस्टेनेबल रहे, यानी कि एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहां पर बात करी गई। ओके, इसके अलावा कौन से एरियाज पे फोकस करने की बात करी गई, अब थोड़ा सा उनको भी बात करते हैं। देखिए क्या था, एक चीज यहां पर आपको समझनी पड़ेगी, वो चीज क्या है यहां पर कि सरकार जो थी, जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही, आज की डेट में अगर आप बात करें तो मैं आपको बोलता हूं कि जो आज आपको पार्लियामेंट के अंदर चीजें देखने को मिल रही हैं कि अपोजिशन विद्रोह कर रहा है चीजों का, ठीक है, तो जाइए 2014 से पहले की कुछ पार्लियामेंट्स की डिबेट देखना। जो आज की डेट में रूलिंग पार्टी है उस टाइम पर वो विद्रोह करा करती थी और जो अपोजिशन था वो फेवर करा करता था चीजों का। तो यही एक गेम है बेसिकली पॉलिटिक्स का कि वेन एवर यू आर इन द रूल देन यू सपोर्ट द थिंग्स, बट वेन यू आर नॉट इन द रूल देन यू बेसिकली बायकॉट द थिंग्स, ठीक है। ये होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, जो कि आम आदमी नहीं समझता कहीं ना कहीं। आम आदमी इस चीजों को नहीं देख पाता, नहीं एनालाइज कर पाता कि हाँ इन सब के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। चाहे अपोजिशन हो, मैं अपोजिशन को भी कहूंगा, आज की डेट में जो फार्मर प्रोटेस्ट इतना ज्यादा रिजिड हो गया, अब देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा प्रॉब्लम का, ठीक है। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर संबोधन करा, मोशन ऑफ थैंक्स को लेकर के स्पीच वगैरह दी, काफी सारी अच्छी बातें उन्होंने कही यहाँ पर। मैं हर एक काफी बातों से उनकी सहमत था, 90% बातों से मैं उनकी सहमत था। बट जो एक बात मुझे उनकी ठीक नहीं लगी वो ये था उनका कहना कि भाई लोगों ने कहा कि हमने फार्मर से पूछ करके साथ नहीं दिया तो नाराज हो गए, वो चीज थोड़ी सी गलत थी।
देखिए, अगर आप पॉलिसीज बना रहे हैं फार्मर्स के लिए, आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, लोगों ने माना आपको चुन करके भेजा है, बट फिर भी आपको लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से पार्लियामेंट में बिल पास हुए वो क्या है, सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इस बार राज्यसभा के रोल को देखते हुए। तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बातें करी, फार्मर्स को एश्योर करने की बात करी कि भाई आपको एमएसपी मिलेगा, मिलता रहेगा। बट कहीं ना कहीं उन्होंने और भी बातें कही, और भी काफी सारी चीजों को मेंशन करा, बट स्टिल जो उनकी एक बात थी, एक पॉइंट था उनका, वो गलत था कि भाई हाँ लोग नाराज हो गए, वो चीज गलत थी। तो ये भी आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, तो अब यहाँ पर कमेंट देख लेते हैं। कुछ कमेंट आए हैं, सर इन पॉलिटिक्स आर एजेंडा ऑलवेज सेम बिटवीन रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन ऑलवेज अपोज, इट बिकम्स रिलीजन फॉर देम। देखिए, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन ऑलवेज अपोज। मैं आपको कह रहा हूं कि 2010 के बाद से आप मान लीजिए, जो हमारा 2011 से वो डेकेड शुरू हुआ ना, 2011 वाले डेकेड से अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एथिक्स कहीं ना कहीं हमें खत्म होते हुए हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिले। तो थोड़ा सा हमें उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चाहे लोग जो आज सरकार में बैठे हैं, देखिए कल उनको भी अपोजिशन में बैठना, ऐसा नहीं है कि बीजेपी लॉन्ग टर्म रूल करती रहेगी, कभी ना कभी तो कांग्रेस या और कोई भी आएगा पार्टी के अंदर, उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए ये सब चीजें ना कहीं गलत है, नफरत की राजनीति या कहीं बेसिकली और बदले की राजनीति कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। सो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द पीपल वेलफेयर। जैसे मैंने अभी रिसेंटली वो बंगाल का एग्जाम्पल भी दिया था, तो वाई बंगाल के अंदर अगर हम आयुष्मान भारत स्कीम को करते तो कितना ज्यादा लोगों को फायदा होता, बट नहीं करा गया वहां की, क्यों? क्योंकि वहां की चीफ मिनिस्टर को नहीं था, क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स आ रही थी आगे। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब देखिए क्यों इस बार बजट के अंदर बंगाल, असम, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करा गया, क्यों इनफैक्ट जो इस बार हमारे अवार्ड्स दिए गए, पद्म अवार्ड्स दिए गए, क्यों वो बंगाल, असम, इन सब रीजन्स में ज्यादा गए? जस्ट बिकॉज इलेक्शंस है, प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, अगर आप देखें पॉलिटिकल एजेंडास के थ्रू ये काम करा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो वो भी आपको समझने की नीड है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी 2011 की, उसका क्या रोल रहा, किन सेक्टर्स के ऊपर उसने फोकस करा। कुछ कमेंट और देख लेते हैं। इट इज बेनिफिशियल फॉर ईपीएफओ। देखिए अनुभव, कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करें ईपीएफओ, तो प्रोविडेंट फंड बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में। अगर आप देखें तो सबसे सेफ प्रोविडेंट फंड को ही माना जाता है, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है, और हमारी इकोनॉमी के अंदर उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जो सेविंग्स है ना, इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में, ईपीएफओ का एक बहुत बड़े अमाउंट में उसमें रोल आ जाता है, ठीक है। और इस बार हमें आपने देखा भी कि सरकार ने कुछ चेंजेस भी करे हैं कि भाई जो लोग 2.5 लाख से ज्यादा हर साल क्या नाम है ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उन्हें, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट उसमें दिखाना पड़ेगा, इनकम में दिखाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी हो रही हैं कहीं ना कहीं। सो दैट्स व्हाई वन ऑथर नेम आई फॉरगॉट, अपोजिशन लीडर इज ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। ऑथर नेम, सॉरी आई डिडंट गेट योर कमेंट स्वाति, प्लीज एक बार अपने कमेंट को आप, लीडर ऑफ अपोजिशन यू आर सेइंग, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए आप क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पर। ओके, चलिए बात करते हैं फोकस सेक्टर्स की। तो देखिए गाइस, अगर हम यहाँ पर बात करें फोकस एरियाज की, तो सरकार ने कोशिश क्या करी कि भाई जिन इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्सटाइल्स की, गारमेंट्स की, लेदर एंड फुटवेयर की, जेम्स की, ज्वेलरी की, जहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, जहां पर ज्यादा लोगों को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, उन सब चीजों की तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान रहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा टेक्सटाइल को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लेदर और फुटवेयर को बढ़ाया जाए। बट अब आज की डेट में आप देखें हमारे टेक्सटाइल्स के अंदर, हमने एक आर्टिकल डिस्कस करा था अभी थोड़े टाइम पहले, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप कंपेयर करें तो टेक्सटाइल के अंदर ज्यादा कुछ ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है पिछले कुछ ईयर्स के अंदर, 4-5 साल में। तो कहीं ना कहीं ये भी हमने देखा था अभी। साथ में अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, जहां पर मशीन टूल्स वगैरह बन सके, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बन सके, हैवी ट्रांसपोर्ट बनाया जा सके, माइनिंग इक्विपमेंट्स बनाए जा सके, ताकि हम थोड़े से और ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की है, एरोस्पेस को बढ़ाया गया, शिपिंग को लेकर के बढ़ाया गया, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के काम करे गए, टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के काम करा गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के काम करा गया, सोलर एनर्जी को लेकर के काम करा गया, हर एक सेक्टर को बेसिकली बढ़ाने का यहाँ पर काम करा गया। इसके अलावा जो और हमारे सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गई, तो उनको बढ़ाया गया। देखिए आप एक चीज समझिए, आज की डेट में इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। तो क्या ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो इंडिया बना, क्या 4 साल में बन गया, 5 साल में बन गया? नो, इट्स टेक अ होल प्रोसेस। अब आज की सरकार क्या कह रही है, हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि दैट वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ अ रोल जिसके इंपैक्ट, जिसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा।
ठीक है, ये बात बोली जा रही है ना कि भाई आज जो पॉलिसीज आ रही हैं, चाहे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, चाहे मेड इन इंडिया हो, कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंस, इनका रोल हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। नेशनल अभी एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो उसको लेकर के क्या बात करी गई कि इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो इसी तरीके से जो पुरानी सरकारों की पॉलिसीज थी उनका हम आज देखते हैं। जो आज की डेट में हमारी कंट्री इंडिया ग्लोबली इतना ज्यादा लोग मार्केट के तौर पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने, प्रीवियस गवर्नमेंट पॉलिसीज का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। मैं कहता हूं कि यहाँ पर उनका बेनिफिट अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा आज की डेट में जो हमें मिल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं मैं एक चीज से और भी सहमत हूं कि जो हमारी बेसिकली प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया चीजों के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। जैसे अभी रिसेंटली बात कर लीजिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। अब उसमें क्या करा जा रहा है, डिफरेंट टाइप के काम कराए जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की स्किल्स डेवलप करी जा रही हैं, करप्शन को कम करा जा रहा है। पर पहले ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक्स भी कहीं ना कहीं प्रीवियस गवर्नमेंट्स के अंदर थे, और अकाउंटेबिलिटी को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कतें थी। साथ में फोकस किस पे करा गया, स्मॉल मीडियम और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की बात यहां पर गवर्नमेंट ने करी, जिसमें बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रीनफील्ड टाउनशिप्स को बढ़ाने की बात करी गई, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को बढ़ाने की बात करी। इसीलिए औरंगाबाद के पास, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर काफी सारी चीजें डेवलप करी गई। आप नाम पढ़ सकते हैं जैसे कि अहमदाबाद ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन, शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल पार्क सिटी नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र, मानेसर बवाल इन्वेस्टमेंट रीजन हरियाणा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को डेवलप करा गया ताकि यहाँ पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा जा सके, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। सिंपल तौर पर करा क्या गया कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको कम करा जाए, सिंप्लीकेशन करी जाए बेसिकली उसकी। तो यहाँ पर बेसिकली टाइमलाइन को कम करने की बात करी गई। पहले क्या होता था, कहते हैं ना फाइल लटकी रहती है डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो वो टाइमलाइन को कम करा गया। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रोल तय करे गए कि भाई आप जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए, लेबर को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, अगर आपको कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर छूट देनी है तो आप वो भी दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की कॉपरेशन को लेकर के काम करा गया। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज काफी ज्यादा यहां पर बनाई गई, जैसे कि एनजीटी भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को क्यों बनाया गया, ताकि चीजों को इजी करा जाए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस को थोड़ा सा इजी करा जाए, ये सब हुए। साथ में अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ क्लियरेंसेस को भी कम तेज करा गया कि भाई थोड़ी चीजें इजी हों। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉमन रजिस्टर वगैरह डेवलप करे गए। साथ में जो है रिटर्न वगैरह का जो सिस्टम था उसको भी सिंप्लीफाई करा गया। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को लेकर के भी यहाँ पर बात करी गई कि भाई देखिए क्या है, सरकार ने काफी सारी स्कीम्स चलाई, इंसेंटिव्स यहाँ पर दिए, नए नए मैकेनिज्म्स यहाँ पर चलाए ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजीज का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। और कहीं ना कहीं ग्रीन टेक्नोलॉजी के यूज के पीछे कारण क्या था, सस्टेनेबल एनवायरमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ इज द मेन रीजन देयर। इसके अलावा और भी काम करे गए, डेवलपमेंट फंड्स वगैरह तैयार करे गए ताकि पेटेंट को लेकर के काम करा गया कि भाई जो किसी ने मान ली इंडिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी बना दी तो उसको पेटेंट कर सके और पेटेंट के बाद उसकी रॉयल्टीज वगैरह मिल सके। तो ये सब काम कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने करे और उसका रिजल्ट हमें आज की डेट में देखने को मिलता है बहुत बड़े लेवल पर। तो ये सब चीजें यहाँ पर हुई। नेशनल जो पॉलिसी थी ये 2011 में, उसको लेकर के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हुई और इससे काफी ज्यादा बेनिफिट हमें आज की डेट में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के। देखिए मैं उन सब चीजों में नहीं जा रहा हूं कि सरकार ने क्या क्या काम करा, क्या क्या पॉलिसीज लाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। क्यों? क्योंकि आप लोग इन सब चीजों के बारे में अवेयर है। बट फिलहाल मैं असेसमेंट कर रहा हूं 2020 के हिसाब से, यहाँ पर आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि हाँ किस तरीके की चीजें रही और किन किन एरियाज के ऊपर सरकार का ज्यादा फोकस है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम वो सब देखेंगे। मीनवाइल मैं आपके कुछ कमेंट्स देख लेता हूं यहाँ पर। ओके, स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, एक्चुअली डॉक्टर जेनिंग कोड, इन इफेक्टिव डेमोक्रेसी रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी बोथ इंपॉर्टेंट। यस, बिल्कुल सही बात है। द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात जेनिंग साहब ने यहाँ पर बोली थी। ओके, इसके अलावा अमित यादव का कमेंट है, सर आई थिंक अनुभव आस्किंग इज इट बेनिफिशियल फॉर ईपीएफओ एग्जाम। ओके, यस यस, बेनिफिशियल है जी, ईपीएफओ के लिए भी बेनिफिशियल है। ईपीएफओ के लिए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल इकोनॉमिक्स बेसिकली, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं गाइस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई 2020। देखिए हर साल क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है जिसमें
10 डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर तय करा जाता है कि किस कंट्री में किस तरीके से काम हुआ पिछले एक साल के अंदर, ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें तो इस बार न्यूजीलैंड फिलहाल 2020 में फर्स्ट पोजीशन पर था, सोमालिया 190th रैंक पर था, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो 2019 पे इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो कितनी आई है, 63 पोजीशन पर आई है। 2018 में 77th आई थी। कहीं ना कहीं हमारी सरकार के जो काम है, हमारी सरकार की जो पॉलिसीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के वो बेहतर हो रही है, इंडिया को बेहतर करा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया लगातार इट्स थर्ड ईयर कि इंडिया 10 इकोनॉमीज के अंदर आया है जहां पर बिजनेस क्लाइमेट इंप्रूव हुआ है, चीजों को लेकर के बेहतरी आई है। ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर एसेंशियल फीचर्स की बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि सरकार ने किन चीजों पे, किन पैरामीटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करा, तो सबसे पहली बात हम करेंगे स्टार्टिंग बिजनेस को लेकर के। भाई सरकार ने करा कि देखिए क्या है, इंडिया के अंदर जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है, इतने सारी एप्लीकेशंस बनानी है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे पेपर वर्क है, उन सबको इजी करा गया ताकि बिजनेस को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसको इजियर करा जाए, ठीक है। तो यहां पर जो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स थे उनको बेसिकली एक ही जनरल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म बना दिया गया ताकि चीजें इजी हों। ये सब काम हुए। इसके अलावा आप देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन बना करना है, आपको कुछ फैक्ट्री लगानी है या कुछ भी करना है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था परमिट्स वगैरह में, ठीक है। उन सब चीजों को भी कम करा गया, कॉस्ट को कम करा गया, परमिट को लेकर के काम करेगा कि भाई चीजें थोड़ी सी एक्सेसिबल हो, यहाँ पर चीजें इजी हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें बॉर्डर ट्रेड को लेकर के कि भाई ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो उन सब चीजों को भी काम करा गया। स्टेट्स विद इन मतलब जो हमारा इंटर स्टेट होता है उसको लेकर के भी, या अगर हम बात करें फॉरेन को लेकर के भी चीजों को थोड़ा सा इजी करा गया। डॉक्यूमेंट्स के मेथड को ऑनलाइन करा गया, चीजों को इजी करा गया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें पिछले 3-4 साल के अंदर देखने को मिली। इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी को लेकर के रिकवरी रेट है रिजॉल्व करने का, उसको बेहतर करा गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं जो इंसॉल्वेंसी है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करा गया पिछले 4-5 साल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जो बेसिकली एक सॉल्विंग का टाइम होता था ना, इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व होने में पहले 4.5 ईयर्स तक लग जाते थे, उसको कम करके तकरीबन 1.5 साल कर दिया गया। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं हमें फायदा देखने को मिला। साथ में साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो 2019 में साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया वॉज द फर्स्ट रैंकिंग पर था इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। 2014 में वो 6th रैंकिंग पर था। तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हुई। बाकी हालांकि सरकार अब क्या करेगी, वर्ल्ड बैंक अब क्या करेगा कि कलकत्ता और बेंगलुरु को भी मुंबई और दिल्ली के साथ जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में लेगा ताकि कंट्री की बिजनेस एनवायरनमेंट की हॉलिस्टिक पिक्चर आए। अभी क्या होता था, दिल्ली मुंबई का आइडिया लिया जाता था, उसके बेसिस पर बिजनेस रिपोर्ट तैयार करी जाती थी। बट अब कलकत्ता और बेंगलुरु को लेने की भी यहाँ पर बात करी जा रही है ताकि एक हॉलिस्टिक पिक्चर जो है यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज की डेट में इंडिया बेहतर काम कर रहा है। और अब आपको पता ही है कि सरकार और भी नई नई पॉलिसीज लेकर के आई है, जैसे कि PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया, मेक इन इंडिया हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिलहाल अब गवर्नमेंट का फोकस किसके ऊपर है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो बहुत सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं ताकि इंडिया को और ज्यादा जो है डेवलप करा जाए, और ज्यादा बेहतर करा जाए, और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर करी जाए, चाहे RBI की पॉलिसीज हो चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो। तो दोनों चीजों को यहाँ पर बेहतर करने का काम फिलहाल करा जा रहा है। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, चीजें समझ आई होंगी। तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हमने लिबरलाइजेशन को समझा, उसके बाद देखा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में चेंजेस आए लिबरलाइजेशन के बाद, 1991 के बाद। आफ्टर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, कौन कौन से एरियाज के ऊपर सरकार का फोकस रहा वो सब हमने देखा। एंड एट द एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा आप अपनी तरफ से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करे, ठीक है। व्हाट आर द गवर्नमेंट डिड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या क्या पॉलिसीज यहाँ पर आई। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस स्टार्टिंग हो गई, पेपर वर्क हो गया, इन सब चीजों को कम करा गया। बाकी आप खुद भी अपनी तरफ से देख लीजिएगा पॉलिसीज कौन कौन सी आई, ठीक है, उनको और बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो बाकी आज के सेशन में इतना ही गाइस। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है तो। बाकी जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट जरूर करा करिए। आपको कमेंट करने में हार्डली 1 मिनट लगेगा, बट कहीं ना कहीं आपका फीडबैक हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कमेंट जरूर करा करिए सेशन के बाद, ठीक है।